सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका पी वाई क्यू दरबार के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे, जिसमें आज जो है हमारा ये लेक्चर 7th है। इसके पहले जो हमारा लेक्चर नंबर 6 था, जो कि था महाजनपद और मगध एम्पायर के बारे में, इसके दो पार्ट थे। उन दो पार्ट्स में भी एक एडिशनल वीडियो मुझे बनाना पड़ा था अखंड भारत के ऊपर, ताकि मैं आपको मौर्य साम्राज्य अच्छे से समझा पाऊँ। ठीक है, तो फाइनली आज हमारा जो लेक्चर नंबर 7th है वो हमें देखने को मिल रहा है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं मौर्य साम्राज्य के बारे में। मौर्य साम्राज्य के उदय से लेकर पतन तक, और जो इसके महान सम्राट रहे हैं, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोका, और जो आखिरी सम्राट रहे हैं बृहदत्त। ठीक है, हम इन सब के बारे में जो है आज बात करने वाले हैं, और इसके जो टॉप मोस्ट रिपीटेड पी वाई क्यूज हैं उन पर भी हम जो है चर्चा करेंगे। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 7 आज जो है हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो है हम बढ़ते हैं टाइमलाइन के ऊपर, कि जो मगध एम्पायर है उसमें जो आपका जो मौर्य साम्राज्य है उसका टाइमलाइन क्या था। इसके पहले जो हमने मगध एम्पायर का वीडियो पढ़ा, जो पार्ट नंबर 2 था ना, उसमें देखा था कि सभी साम्राज्यों के टाइमलाइन के ऊपर हमने चर्चा की थी, कि कौन से साम्राज्य का जो उदय है और पतन है वो किस टाइमलाइन में हुआ था। आज हम बात करने वाले हैं मौर्य साम्राज्य के बारे में। तो ये है आपके सामने। तो बेसिकली मौर्य साम्राज्य जो है 322 बीसीई से 185 बीसीई तक जो है रहा था। इसका उदय हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य के टाइम पर, और इसका पतन हुआ था आपके बृहदत्त के टाइम पे, जो कि 185 बीसीई रहा। इसी के बीच के जो हमारे जो मेन सम्राट है, या कहें कि मुख्य राजा रहे हैं, उन पर ही हम बात करेंगे जिनसे क्वेश्चन बनते हैं हमारे एग्जाम्स में। ठीक है, और सारे पी वाई क्यूज रहेंगे, तो कौन से एग्जाम कौन से ईयर में है, ये सारी चीजें यहाँ पे आपको डेडिकेटेड मिलेगी। तो जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं, एक बहुत ही विशाल जो है, आपको कहें कि एक इमेज में जो है एक साम्राज्य दिख रहा होगा। यह है मौर्य साम्राज्य। ठीक है, भारत का पहला विशाल साम्राज्य। इससे पहले जितने भी ये साम्राज्य रहे थे वो इतने विशाल नहीं थे जितना मौर्य साम्राज्य रहा था। यहाँ तक कि अखंड भारत, जिसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो मैंने बनाया है, जो कि बांग्लादेश, भारत, आज के पाकिस्तान, अफगानिस्तान, आपके भारत के अलावा आपके म्यांमार, ठीक है, थोड़ा सा आपका ऊपर से तिब्बत, ये जो जितना भी एरिया है ना, कई सारे इसमें राज्य थे। इतना बड़ा एरिया जो है कैप्चर कर लिया था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इसकी शुरुआत हुई थी, और अशोका के टाइम पर ये अपने पीक पर था। ठीक है, यानी कि सबसे विशाल जो है अशोका के टाइम पर हुआ करता था। तो आज हम इस पर बात करते हैं। तो टाइमलाइन जैसे कि हमने समझी, कि जो टाइमलाइन रही मौर्य साम्राज्य की वो क्या रही, कि 322 बीसीई से 185 बीसीई तक का आपको टाइम देखने को मिला था। ठीक है, अब बात करते हैं हम उन मुख्य राजाओं के बारे में या सम्राटों के बारे में, जिन्होंने जो है मौर्य साम्राज्य को जो है लाइक बढ़ाने में जो है हेल्प की। तो शुरुआत जो होती है वो होती है चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य और आपके चाणक्य, इन दोनों ने मिलकर जो है मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, और वो कैसे की थी उसकी कहानी भी मैं आपको यहाँ पे सुनाऊंगा नेक्स्ट स्लाइड में। पहले अभी हम टाइमलाइन पर बात कर देते हैं, कि जो भी मौर्य साम्राज्य के जितने भी राजा रहे हैं उनकी टाइमलाइन क्या रही। तो मौर्य साम्राज्य में जो है चंद्रगुप्त मौर्य मुख्य थे, जो कि संस्थापक भी माने जाते थे। इनकी जो टाइमलाइन रही थी वो थी 322 बीसीई से 298 बीसीई तक। कुल मिला के 24 वर्ष का इनका कार्यकाल रहा था। और हमने जैन धर्म में पढ़ा था, जैन धर्म का जो लेक्चर उसमें पढ़ा था, कि चंद्रगुप्त मौर्य ने उपास रखकर अपनी इच्छा मृत्यु ली थी। कहाँ पर ली थी? कर्नाटक की श्रावण बेला की गुफाओं में। ठीक है, और भिक्षा किससे ली थी इन्होंने? इन्होंने भद्रबाहु से भिक्षा ली थी और जैन धर्म को अपनाया था। ठीक है, तो मौर्य संस्थापक जो मौर्य साम्राज्य है उसके संस्थापक जो थे चंद्रगुप्त मौर्य, उनका टाइमलाइन ये है आपके सामने। फिर इनके पुत्र आए बिंदुसार। ठीक है, बिंदुसार के बारे में हमने पढ़ा था, कि मगध एम्पायर के सेकंड वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि बिंदुसार जो है कोई बहुत महान शासक नहीं थे, या कहे कि युद्ध नीतियों में वो थे, कहें कि लाइक बहुत फोकस्ड या टैलेंटेड इस तरीके से, कि वो अब राजा रहे हो या युद्ध में जीत के आए हो, ऐसा नहीं था। बिंदुसार की खासियत ये थी कि वो शादी करते थे, जहां पर उनको जिस राज्य को उनको हथियाना होता था, या कहीं कि अपना शासन लाना होता था, उस राज्य की किसी राजकुमारी से शादी करके उनसे अपने रिश्ते अच्छे कर लेते थे। और इन्होंने जो आपका अखंड भारत है उसे फैलाने में बहुत बड़ा योगदान दिया था। ठीक है, लाइक फैलाने में एक वैसा योगदान दिया था कि एटलीस्ट कम तो नहीं होने दिया था। लेकिन बिंदुसार को जो है कहा जाता है पिता का पुत्र और पुत्र का पिता। पिता का पुत्र इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके जो पिता थे वो चंद्रगुप्त मौर्य थे, काफी महान थे। और इनका जो बेटा था अशोक, वो भी काफी महान था। इसलिए इन्हें कहा जाता है पिता का पुत्र और पुत्र का पिता। इनकी टाइमलाइन जो थी वो 200 आपके 297 बीसीई से लेके आपके 272 बीसीई तक। ठीक है, इनका भी अच्छा खासा कार्यकाल था। उसके बाद हम बात करते हैं अशोका द ग्रेट के बारे में। अशोका द ग्रेट का टाइमलाइन ये है आपके सामने, 273 बीसीई से लेके 232 बीसीई तक। इनका भी काफी लंबा चौड़ा कार्यकाल रहा था। इनके टाइम पर जो है एक बहुत ही बड़ा संहार हुआ था। बहुत सारे लोग जो है मारे गए थे। खून से जो है पूरा, रक्त से पूरा युद्ध क्षेत्र जो है
कहें कि लाल हो गए थे, जिस कारण इन्हें एहसास हुआ कि उनके द्वारा की गई ये जो चीज़ है, कहें कि ये नरसंहार है, उनका उन्हें बहुत ही पछतावा हुआ था। तो आगे चल के जो अशोका द ग्रेट है, ये बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं, ठीक है? और बौद्ध धर्म का प्रचार भी करवाते हैं और युद्ध छोड़ देते हैं, यानी हथियार उठाना छोड़ देते हैं। और पतन का मुख्य कारण जो ये भी माना जाता है कि अशोका द ग्रेट ने जब हथियार छोड़े तो इनके बाद आने वाली जो पीढ़ियाँ थी, दशरथ, संप्रति, शलीसुका, देवावर्मन, सताधनवन और बृहद्रथ, ठीक है? जो कि अंतिम शासक थे, बृहद्रथ, है ना? यहाँ तक आते-आते जो है इनका शासनकाल जो है कमज़ोर पड़ गया था, क्योंकि जब आप जिस टाइमलाइन की बात कर रहे हैं ना, उस टाइम पर युद्ध से ही जो है राज्यों को जीता जाता था, शासन किया जाता था। और उस टाइम पर इतना महान जो है साम्राज्य खड़ा करने के बाद अगर आप युद्ध छोड़ दोगे, तो आपका जो कहे कि आने वाली पीढ़ियाँ हैं, वो तो कमज़ोर रह जाएगी। अगर चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध नहीं किया होता, तो बिंदुसार जो है राजा नहीं बन पाते, वो नहीं सँभाल पाते। बिंदुसार ने नहीं ये चीज़ें की होती, या राजा एकदम छोड़ दिया होता पूरे तरीके से कि मैं तो बिल्कुल युद्ध नहीं करूँगा या शासन भी नहीं लूँगा, तो अशोका उतने महान नहीं बन पाते। तो ऐसी चीज़ें होती हैं। टाइमलाइन की चर्चा करें तो देखो, पहली बात तो अगर आप मौर्य साम्राज्य पढ़ रहे हो तो ये मेन है। 1, 2, 3 और ये 4, इनकी टाइमलाइन देख लेना, क्योंकि इनके बाहर जो है अभी तक देखने को नहीं मिले हैं ज़्यादा सवाल कि पहले, दूसरे, तीसरे, ये क्योंकि महान थे शासक। और जो अंतिम शासक थे बृहदत्त, वो मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक थे। इन्हें मारा था पुष्यमित्र शुंग ने, और आगे चल के शुंग साम्राज्य की जो है उन्होंने स्थापना की थी, जिसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है? तो टाइमलाइन हमने देख ली होगी, 2 साल का ही कार्यकाल था इनका तो, बृहदत्त का, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं। तो हाँ, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ चंद्रगुप्त मौर्य और आपके चाणक्य जो है, जिन्हें कौटिल्य भी कहा जाता है, वो कैसे मिले थे? उनके जो आपस में कहें कि कनेक्शन कैसा बैठा था, और कहें कि जो साम्राज्य था, उसकी स्थापना कैसे हो पाई थी, हम उस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो आपके जो चाणक्य हैं, ठीक है? वो जो है नंद वंश में हुआ करते थे, ठीक है? नंद वंश के जो है कहें कि वहाँ पर एक बहुत ही ऊँची कोटि की पोस्ट पर हुआ करते थे, एक अच्छे पद पर हुआ करते थे। तो वहाँ पर क्या हुआ नंद वंश में कि उनका अपमान हुआ चाणक्य का। कुछ हुआ होगा छोटा-मोटा मतभेद या बड़ा मतभेद, और उनका अपमान हुआ। तो चाणक्य ने अपनी जो चोटी होती थी ना, वो खोली और वहाँ पर प्रण लिया कि तुम्हारे वंश का जो है अंत मैं करूँगा, ठीक है? और कहते हैं ना कि बहुत बड़ा वो लाइक दृढ़ निश्चय ले लिया कि अब इनका तो अंत मेरे द्वारा होगा ही। तो अपमान का बदला लेने के लिए चाणक्य जो है वहाँ से चले गए। उनके राज्य में से उन्हें हटा दिया गया या खुद अपने आप चले गए, ये अलग-अलग जगहों पे मत है, ठीक है? थोड़ा डिबेटेबल टॉपिक है, बट हम ये मानते हैं कि चाणक्य वहाँ से चले गए। मगध के राजा जो धनानंद थे, उन्होंने अपमान किया था। किसका अपमान किया था? चाणक्य का अपमान किया था, ठीक है? नंदवंश के साम्राज्य में। आगे चल के क्या हुआ कि वो जब गए तो जंगल में उन्होंने देखा कि कुछ बच्चे जो है खेल रहे थे, और खेल-खेल में नॉर्मली क्या होता है, आज के टाइम पे भी बच्चे खेलते तो नॉर्मली खेल रहे होते हैं, हमारा ध्यान नहीं जाता। लेकिन अगर कोई स्पेशल एक्टिविटी करेंगे तो हमारा फोकस जाएगा कि यार ये छोटे बच्चे इतने स्पेशल चीज़ कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आज के टाइम पे छोटे-छोटे बच्चे नॉर्मली खेल रहे हैं, गिल्ली-डंडा खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, तो कॉमन है, ठीक है? लेकिन अगर कहें कि एकदम छोटे-छोटे बच्चे और चेस खेल रहे हों, ठीक है? या कहें कि बहुत ही अच्छा कोई आर्ट फॉर्म क्रिएट कर रहे हों, कोई पेंटिंग कर रहे हों या कुछ वैसी चीज़ कर रहे हों, जो आज के टाइम के हिसाब से देखा जाए तो कॉमन नहीं है, तो हमारा ध्यान जाएगा। वैसे ही जब चाणक्य जंगल से निकल रहे थे, तो उन्होंने देखा कि कुछ बच्चे जो है आपस में बैठ के खेल रहे हैं, और उनमें से एक बच्चा, जो कि आप इमेज में देख पा रहे हो, ये एक एआई जनरेटेड इमेज है, जो मैं आपको पूरा इंसिडेंट समझाने के लिए यहाँ पे बनाई है। तो ये एक बच्चा जो आप देख पा रहे हो ना, उस एक बच्चे पे फ़ोकस करो, चाणक्य पे फ़ोकस करो, ठीक है? तो ये एक बच्चा जो है बैठ के वहाँ पर बाकी बच्चों का न्याय कर रहा है। क्या कर रहा है? न्याय कर रहा है कि तुमने गलती करी, तुम्हें इसकी सज़ा मिलेगी या तुम्हें माफ़ किया जाएगा, इस तरीके से कर रहा है। तो चाणक्य का थोड़ा ध्यान गया उस बच्चे की तरफ कि इतना छोटा बच्चा और शासन के बारे में इतनी बातें बता रहा है, ये कैसे पॉसिबल है? ठीक है? तो अद्भुत प्रतिभा वाला एक बच्चा देखा उन्होंने चाणक्य में। वो बच्चा कोई और नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य थे। आगे चल के यही चंद्रगुप्त मौर्य बनते हैं, ठीक है? अब होता क्या है कि चाणक्य ने उस बच्चे को देखा, क्या ये बच्चे में तो काफ़ी टैलेंट है, तो उनसे बात की, ठीक है? तो उनको उस बालक को परखा कि हाँ, ये बच्चा लाइक महान सम्राट बनने योग्य है, और आगे चल के वो जो बच्चा था, उन्हें जो है चाणक्य ने शिक्षा दी, कहें कि ज्ञान दिलवाया, सारी चीज़ें सिखाई उस ज़माने की जितनी भी चीज़ें थी, कूटनीति और अर्थशास्त्र, सारी चीज़ों के बारे में बताया। फिर हथियार चलाना सिखाया, बहुत सारी चीज़ें उनको बताई, अस्त्र-शस्त्र चलाना सिखाया, ठीक है? उनको रेडी किया, एक अच्छा जो है कहें कि साम्राज्य खड़ा करने के लिए, एक महान शासक बनने के लिए खड़ा किया।
और हमें चंद्रगुप्त मौर्य जो है, उनको जो है कहें कि उनकी जो प्रतिभा है, वो किसने जो है देखी थी? वो चाणक्य ने देखी थी। ये उनकी स्टोरी थी कि जंगल में एक बच्चे से मिले थे, आगे चल के उन्होंने उसे प्रिपेयर किया और आगे चल के वही महान शासक बना चंद्रगुप्त मौर्य। अब होता क्या है कि जब चंद्रगुप्त मौर्य योग्य बन गए, तो चाणक्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिलकर जो है हमला कर देते हैं आपके नंद वंश पर। और नंद वंश का जो अंतिम शासक था, उन्हें हराया किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है? तो गुरु कौन थे? चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य भी कहा जाता है। और इस सब के बारे में हमें किसने बताया था? एक इंडिका नाम की बुक थी, जिसमें मेगास्थनीज ने हमें इस बारे में बताया था। तो ये सवाल बनता है, मेगास्थनीज का नाम याद रखना, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर ही थे। ठीक है? आगे बात करते हैं। अब चाणक्य के बारे में बात करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का तो पता चल गया, एक बच्चे थे, फिर उन्होंने प्रिपेयर किया चाणक्य वगैरह, ये सारी चीजें। अब चाणक्य जो थे, उन्होंने वही है अर्थशास्त्र के लेखक। उन्होंने पुस्तक लिखी थी अर्थशास्त्र। ये सवाल बनता है एग्जाम में। ठीक है? और ये जो है माहिर थे अपने राजनीति में, अर्थव्यवस्था में, जासूसी तंत्र में। कहते हैं ना कि चाणक्य नीति आपने सुना होगा। ठीक है? कि लाइक दिमाग लगाने वाली जो चीजें हुआ करती थी ना, वो आज के टाइम पे हम चाणक्य से जो है कंपेयर कर लेते हैं। अभी भी आज आपने अभी एक मूवी चल रही है ट्रेंडिंग में, धुरंधर नाम से। आपने अगर मूवी देखी हो, तो उस मूवी में भी जो है चाणक्य जैसा कैरेक्टर देखने को मिलता है। आप अगर आपने मूवी देखी है तो कमेंट में बताना कि कौन सा कैरेक्टर था जो इंस्पायर्ड लगता था, कि इस टाइप से रहे होंगे चाणक्य भी कभी। क्योंकि कूटनीति, जासूसी तंत्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एक बड़े साम्राज्य को संभालने में, एक शासन को संभालने के लिए। ठीक है? तो महान राजनीतिक थे, अर्थशास्त्री थे, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक भी कहे जा सकते हैं। क्योंकि सम्राट भले ही चंद्रगुप्त मौर्य बने हों, लेकिन बिना चाणक्य की हेल्प से वो नहीं बन सकते थे। अगर चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य से नहीं मिले होते, तो शायद वो एक बालक ही रहते, एक आम जीवन जीते। हो सकता है चाणक्य भी कुछ नहीं कर पाते अगर चंद्रगुप्त मौर्य उनसे ना मिले हो। तो योग्यता जो है वो मिली कहे कि मौके से। ठीक है? कि एक मौका मिल गया चंद्रगुप्त मौर्य को, और योग्यता थी चाणक्य में। दोनों का मिलाप हुआ, एक महान साम्राज्य की जो स्थापना होती है। और आगे चल के जो है यही अखंड भारत का सपना देखते हैं। चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य मिलकर जो है अखंड भारत का सपना देखते हैं, और आगे चल के वो सपना साकार भी हो जाता है। ठीक है? अब हम आगे बात करते हैं। तो जैसा कि अभी हमने समझा आपके चाणक्य के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, और जो 4 शासक थे उन पे हमने सिर्फ नाम पे चर्चा की, ज़्यादा हमने बात नहीं की है। तो अभी हम बात करते हैं राजधानी के बारे में। तो जब मगध साम्राज्य चल रहा था, उसमें भी जब मौर्य साम्राज्य आता है, तो मौर्य साम्राज्य के पहले जो वंश था वो कौन था? आपका नंद वंश। ठीक है? ह, सी, न, माशुक। तो न से नंद वंश याद आया आपको? पार्ट 2 पढ़ा था हमने मगध एम्पायर का। ह से हर्यक वंश, स से शुंग वंश, न से नंद वंश, म से मौर्य वंश, सु से शुंग वंश, और क से कण्व वंश, फिर सातवाहन वंश भी आता है। तो हमने हसीन मासुक की ट्रिक से हमने सारे साम्राज्य को याद किया था। तो मौर्य वंश के पहले वाला साम्राज्य कौन था? नंद वंश। ठीक है? और मौर्य वंश के बाद वाला शुंग वंश। ठीक है? तो जब राजधानी जो है, जब मौर्य साम्राज्य चल रहा था, तो राजधानी जो है पाटलिपुत्र हुआ करती थी। 6 समितियां हुआ करती थी, यानी कि 6 ग्रुप हुआ करता था। अभी हम बात कर रहे हैं उनकी राजनीति के बारे में कि वो साम्राज्य कैसे चलता था। तो केंद्रीकृत शासन हुआ करता था, बहुत बड़ा शासन था, लेकिन केंद्रीकृत कहाँ से होता था? पाटलिपुत्र से। ठीक है? जो डिसीजन चंद्रगुप्त मौर्य ने ले लिया, वही डिसीजन को जो है अंतिम माना जाता था, आखिरी डिसीजन माना जाता था। ठीक है? ठीक है? इतना याद रखेंगे। अब जो है इसके बारे में थोड़ी सी और चर्चा करते हैं। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज के अनुसार, यानी कि मेगास्थनीज के बारे में भी हमने पढ़ा था। ये एक यूनानी राजदूत हुआ करते थे, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के कहें कि साम्राज्य में, या कहें कि उनके दरबार में रहा करते थे। उन्होंने ही चंद्रगुप्त के मौर्य के बारे में काफी सारी चीजें लिखी थी, बताई थी, जिससे हमें पता चलता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो कैसे थे। ठीक है? ये शहर जो है गंगा नदी के किनारे था। ठीक है? गंगा नदी के किनारे था। एंड जो पाटलिपुत्र था, आज के टाइम पे अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो कि पाटलिपुत्र कहाँ था, तो पटना जो है ना, बिहार का पटना, आपने सुना होगा ना, आइए बिहार में, आइए ना हमारे बिहार में। तो ये जो बिहार है, वो आज के टाइम पे बिहार में जो पटना है, वही पाटलिपुत्र हुआ करता था। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। तो 6 समितियों की बात कर रहे थे हम। 6 समितियाँ क्या होती है वो बताता हूँ। मेगास्थनीज ने लिखा था कि मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में बताया कि नगर और सेना प्रशासन चलाने के लिए जो है कुल 30 सदस्य का एक मंडल होता था, जो 6 समितियों में विभाजित था। ठीक है? यानी कि पूरी सिटी को, पूरे साम्राज्य को चलाने के लिए जो है 6 समितियां होती थी, उसमें 30 सदस्य हुआ करते थे। वो जो है आपस में कोऑर्डिनेट करते थे, और एंड डिसीजन जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य का हुआ करता था। कर कितना लेना है, नदी का प्रवाहन, फिर कहे कि बाहरी आक्रमणों से बचने के लिए उपाय, या कहे कि बहुत सारी चीजें होती है ना एक शहर को चलाने में, कि उस टाइम पे जो भी उनको चीजें लग रही हो,
जैसे कि कहीं पर मतलब कहें कि जो दुकानदार है या कहें कि व्यावसायिक लोग हैं, उनको समस्या तो नहीं, ये न्याय करने में कोई समस्या तो नहीं। तो इन सबको हैंडल करने के लिए 6 समितियाँ 30 सदस्य हुआ करते थे। हालाँकि ये एक यूपीएससी लेवल की बात है। हम इस पे ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, हम हमारे क्वेश्चंस के हिसाब से ही चलेंगे। बस 2-4 मिनट में ये टॉपिक को एंड करके हम क्वेश्चंस लगाएँगे, ठीक है? तो देखो, तो इस टाइम पे जो है नगर प्रशासन की जो समितियाँ हुआ करती थी, 6 समितियाँ जिनके बारे में बताया कौन-सी थी वो बताता हूँ। देखो, शिल्प और कला समिति, शिल्प और कला समिति क्यों इम्पोर्टेंट है? एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट होगा। शिल्प और कला को जब प्रोत्साहन मिलेगा तो बाहर के लोग आएँगे, यहाँ का माल जो है एक्सपोर्ट होगा, बाहर की चीज़ें इम्पोर्ट होगी, ये सब होता रहेगा। तो उससे क्या होगा कि जो है साम्राज्य की आय बढ़ेगी, तो उसके लिए एक समिति बना दी। फिर आता है विदेशियों की देखभाल करने वाली समिति। विदेशी बहुत इम्पोर्टेंट थे, फॉरेनर्स आज के टाइम पर भी इम्पोर्टेंट है। अगर किसी फॉरेनर के साथ कुछ गलत होता है ना देश में, तो उसका इम्पैक्ट हमारे देश की इमेज जो है बाहर बहुत ही नेगेटिव पड़ती है। वो चीज़ आज भी देखने को मिलती है, उस टाइम पे भी देखने को मिलती थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने मिलके इसके लिए एक स्पेशलाइज़्ड समिति बना दी थी, कि जो विदेशी है उनकी देखभाल हो, उनकी सेफ्टी से लेकर के उनको होने वाली प्रॉब्लम्स या उनको जो-जो भी चीज़ें नीडेड है, उसके लिए कुछ न कुछ होना चाहिए ना, क्योंकि वो हमारे एरिया के नहीं, वो यहाँ पर नहीं जन्मे, तो उन्हें एग्ज़ैक्टली नहीं पता है कैसे रहना है, कैसे रहना है, तो उनका एक एक्स्ट्रा कहें कि सिक्योरिटी या एक एडिशनल एडवांटेज होना चाहिए, एक एडिशनल सर्विस होना चाहिए उनके पास, ठीक है? तो उसके लिए एक अलग समिति बना दी थी। फिर जन्म और मृत्यु का पंजीकरण, देखो उस टाइम पे, कब की बात बता रहा हूँ मैं, आज के ऑलमोस्ट ये मान के चलो कि 2000 साल के पहले की बात बता रहा हूँ मैं, क्योंकि 322 बीसी सॉरी 2300 से 2400 साल पुरानी बात है ये, ठीक है? उस टाइम पे जन्म और पंजीकरण की बात करते थे, कि घर में कितने बच्चे हैं, जन्म हुआ है, मृत्यु हुई है, तो जनसंख्या का भी ध्यान रखते थे उस टाइम पे, ठीक है? और ये सब भी हमको कहाँ मिलता है? मैगस्थनीज की बुक इंडिका में मिलता है देखने को, ठीक है? तो फिर उस टाइम पे बिक्री कर, सेल्स टैक्स के लिए एक अलग समिति थी, वस्तुओं की बिक्री और मिलावट की जाँच करने के लिए एक अलग समिति हुआ करती थी। ऐसे 6 समितियाँ हुआ करती थी और उसी के हिसाब से यहाँ पे डिफेंस की बात करें तो उसके लिए भी 6 जो है यहाँ पे डेडिकेटेड कहें कि डिफेंस हुआ करते थे। सेना, रसद, पैदल, रथ और हाथी सेना, ठीक है? तो हर सेना के लिए एक अलग-अलग समिति भी हुआ करती थी। ये मैंने एडिशनल 2-3 मिनट की बातें बता दी हैं। इनको बस ध्यान रखना है, आगे क्वेश्चन बनेंगे उनमें हम इन्हें कनेक्ट कर देंगे, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। तो देखो, जैसा कि हमने अभी टाइमलाइन की बात करी, अब थोड़ी-सी एक-एक पॉइंट की बात करते हैं, फिर हम डेडिकेटेड इनके बारे में बात करेंगे जो कि सम्राट रहे हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का टाइमलाइन अभी हमने पढ़ा, 322 बीसीई से लेके 298 बीसीई रहा। बिंदुसार का 298 बीसीई से 273 बीसीई और आपका सम्राट अशोक का 273 बीसीई से 232 बीसीई। अब इनमें जो है एक-एक पॉइंट पढ़ लेते हैं। साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। साम्राज्य के विस्तारक कौन थे? मैंने बताया था ना साम्राज्य को बढ़ाया था। तो साम्राज्य का विस्तारक था आपका बिंदुसार। और सबसे बड़ा सम्राट कौन बना था? अशोका द ग्रेट, महानतम शासक बना था। इन्होंने धम्म का प्रचार किया था। जब इन्होंने युद्ध वगैरह त्याग दिया था, तो बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ठीक है? तो फिर ये 3 जो है मेन शासक रहे। उसके बाद जो अंतिम शासक रहे, वो रहे बृहदत्त। वो अंतिम शासक थे, बस ये उनकी स्पेशलाइज़्ड चीज़ है। उसके अलावा कुछ खास नहीं है उनके बारे में। तो अब एक-एक हम करके जो 1-1 मिनट का टाइम दे देते हैं तीनों को, ठीक है? और इस पे चर्चा करके हम क्वेश्चंस पे बढ़ जाएँगे, ठीक है? सबसे पहले ऐतिहासिक परंपराओं के अनुसार उन्होंने जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म अपनाया था। किसने अपनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनाया था, ठीक है? ये एक पॉइंट याद रखना है। दूसरा पॉइंट, गुरु कौन थे इनके? भद्रबाहु। वैसे तो इनके जो कहें कि गुरु थे वो चाणक्य थे, क्योंकि चाणक्य की ही हेल्प से ये इतने बड़े जो है कहें कि शासक बन पाए थे। लेकिन जब जीवन का अंतिम समय चल रहा था और जब इनका शासन चल रहा था, तो इनकी सेना में कई लोग जो है लाखों लोग जो है भूखमरी से मरे थे और ये चीज़ उनको बहुत ही ज़्यादा हर्ट की थी, हर्टफुल थी। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए उस चीज़ का काफ़ी बुरा लगा था इन्हें, तो इन्होंने डिसाइड किया कि मैं उपवास से अपने जो है देह को त्यागूँगा। तो ये जो है कर्नाटक की श्रावणबेला की गुफाओं में चले गए, भद्रबाहु से इन्होंने भिक्षा ली जो कि ये इनके गुरु हैं और इन्होंने जैन धर्म को अपना लिया और इन्होंने इच्छा मृत्यु ले ली, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। हाँ, फिर ये श्रावणबेला में चले गए थे, ये वाला टॉपिक भी हमने वो कर लिया। अब राजपाट त्याग दिया था, अब इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ है, जा रहे हैं, अपना रहे हैं जैन धर्म को, तो फिर राजपाट तो त्यागना ही पड़ेगा, ठीक है? तो इनके बारे में 2-3 पॉइंट्स ये थे और मृत्यु की बात करें तो संलेखना जो है, वहाँ पे इनकी जो है मृत्यु हुई थी। उन्होंने जैन परंपरा के अनुसार संलेखना उपवास यानी कि उपवास से जो मृत्यु होती है ना, उसे कहते हैं, ठीक है? और श्रावणबेला जो है, श्रावणबेलगोला कर्नाटक की गुफा है, ठीक है? वहाँ पे इनकी मृत्यु हुई थी। तो 3-4 पॉइंट हमें याद करने थे, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बता दिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं बिंदुसार। ये किनके पुत्र थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। इनका पुत्र कौन था? अशोका। 2 पॉइंट ये हो गए। इनकी टाइमलाइन की अगर चर्चा करें तो अभी हमने टाइमलाइन भी पढ़ी थी इनकी 2 से 3 बार। तो देखो, इनके बारे में कुछ और पॉइंट्स बता देता हूँ। बिंदुसार नाम था इनका, उपाधि जो थी अमित्रघात थी, क्योंकि इनके कोई जो है कहें कि इनके बारे में ये स्पेशलाइज़्ड एक बात थी
कि इनके ज़्यादा शत्रु नहीं हुआ करते थे। जो भी इनका शत्रु होता था, उनके साम्राज्य में विवाह कर लेते थे। और विवाह के बाद जो है, क्योंकि आपस में रिश्तेदार बन जाते थे, तो अब तो ना तो ये हमला करेंगे, ना वो हमला करेंगे, राइट? तो ऐसे करके ये अपना जो साम्राज्य है, उसका विस्तार करते थे, दहेज में ले लेते थे, एक काइंड ऑफ अपना जो है साम्राज्य कहें तो। इन्होंने यूनानी संपर्क जारी करे थे, यानी कि फॉरेनर्स का जो इन्विजन हो रहा था मौर्य काल में, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे, उसे बढ़ाया था। यूनानी फॉरेनर्स आ रहे थे, संपर्क जारी हो गया था, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। तो देखो, साम्राज्य का विस्तार इन्होंने किया था, वही हमने पढ़ लिया, है ना? आजीवक संप्रदाय, जहाँ, हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है बिंदुसार के बारे में। जहाँ उनके पिता चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपनाया और पुत्र अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया, उसी टाइम पर वहीं बिंदुसार ने आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे, यानी कि तीनों बाप बेटों ने मिलके, दादा, पिता और पुत्र, तीनों ने मिलके जो है अलग-अलग जो है धर्म का जो है, कहें कि यहाँ पे प्रचार किया था, अपनाया था। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म, बिंदुसार आपके आजीवक संप्रदाय, और अशोक जो है बौद्ध धर्म को अपनाया था, ठीक है? अब आजीवक संप्रदाय क्या है? जैसे आज हम बौद्ध धर्म के बारे में जानते हैं, जैन धर्म के बारे में जानते हैं, क्योंकि कॉमनली जान पाते हैं, क्योंकि जो ये धर्म धर्म के जो लोग हैं, वो हमें आसपास जो है देखने को मिल जाते हैं। इन धर्म के बारे में हमने काफी पढ़ा है, विस्तार में जाना है। उसी टाइमलाइन में जब जैन धर्म और बौद्ध धर्म हुआ करते थे, तो एक उस समय एक आजीवक संप्रदाय भी हुआ करता था, जो आगे चल के इतना कहे कि फल फूल नहीं पाया, इसलिए वो एंड हो गया। तो उनको, वो अधर्म को किसने अपनाया था? बिंदुसार ने अपनाया था, ठीक है? इतना याद रखेंगे, ठीक है? हाँ, अब एक और बात इनके बारे में, एक और टॉपिक। तो तक्षशिला जो है, तक्षशिला के बारे में आपको पता होगा। आज के कहें कि पाकिस्तान अफगानिस्तान वाले एरिया में जो है तक्षशिला हुआ करता था, जो कि कहें कि सबसे पुराना जो है विश्वविद्यालय हुआ करता था। तो उनके शासनकाल के दौरान तक्षशिला में दो बड़े विद्रोह हुए थे। किसके काल में हुए थे? बिंदुसार के काल में। ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो पहले विद्रोह को दबाने के लिए उन्होंने अपने पुत्र को भेजा, जो कि अशोक था, ठीक है? जिसने बड़ी कुशलता के साथ जो है वहां पे शांति स्थापित कर दी थी। और ये एग्जाम में आता है कि तक्षशिला का विद्रोह किसके कार्यकाल में हुआ था, कौन गया था वहां पे शांत करने, ठीक है? तो कार्यकाल बिंदुसार का था, गया कौन था? अशोक, उनका पुत्र था, राइट? ये 2-3 टॉपिक्स पढ़ने थे, अब अशोक के बारे में पढ़ लेते हैं। अशोका द ग्रेट इसलिए कहते हैं क्योंकि एक महान शासक बताया जाता है, ठीक है? और सबसे बड़ा शासक हुआ करता था। इसकी टाइमलाइन अगर बात करें, तभी हमने चर्चा करी तीनों की टाइमलाइन के बारे में। 272 बीसीई से लेके 232 बीसीई तक की इनकी जो टाइमलाइन रही है। कलिंग का युद्ध इनके लिए जो है बहुत ही, कहें कि टर्निंग पॉइंट था लाइफ का, क्योंकि 261 बीसीई में जो है इनका युद्ध होता है कलिंग का, जिसमें जो है बहुत बड़ा नरसंहार होता है। और उस नरसंहार को देखकर जो है ये त्याग देते हैं, खून खराबा सब त्याग देते हैं और बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं, ठीक है? और धम्म का प्रचार करते हैं, शांति के जो है वो कहें कि शांति के प्रचारक हो जाते हैं। अब देखो हुआ क्या, जब 272 बीसीई से 273 बीसीई से लेके 232 बीसीई तक, मान के चलो 40-50 साल का जो है कार्यकाल रहा होगा। अब 261 में आपका हो गया कलिंग का युद्ध। कुछ टाइम बाद इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। अब बचे हुए टाइम में इन्होंने क्या किया? तो बचे हुए टाइम में इन्होंने अपने जो आगे के जो पुत्र थे, बच्चे थे, उनको बुला के जाओ बौद्ध धर्म का प्रचार करो, ठीक है? अब बौद्ध धर्म का प्रचार करना है तो कैसे होगा? अब उस पर चर्चा करते हैं, 1 मिनट का समय लेके। शिलालेखों के जनक कहा जाता है अशोक को, क्योंकि भारत में सबसे पहले शिलालेख, इंस्क्रिप्शन और स्तंभ लेखों के माध्यम से प्रजा को संबोधित करने की शुरुआत जो है अशोक ने की थी। बड़े बड़े पिलर हुआ करते थे, बड़े बड़े पत्थर हुआ करते थे, उन पे जो है लिखावट होती थी। उन्होंने बौद्ध धर्म के बारे में बताया, ठीक है? गौतम बुद्ध के बारे में बताया, उनका प्रचार किया। ये सब किसने किया? अशोका ने किया, जिनके बारे में हमें आज भी पता चलता है। उनके इमेजेस में भी आपको आगे बताऊंगा, ठीक है? तो बौद्ध धर्म का वैश्विक प्रचार किया, यानी कि पूरे विश्व में फैलाया बौद्ध धर्म को, जिस कारण से आपको इंडिया को छोड़ के बाहर जो है हर जगह जो है थोड़ा थोड़ा बौद्ध धर्म देखने को मिलेगा, लेकिन इंडिया में खत्म हो चुका है बौद्ध धर्म। म्यांमार में, श्रीलंका में अपने बच्चों को भेजा कि जाओ प्रचार करो बौद्ध धर्म का। तो ये किसने किया? अशोका ने किया। अशोका के स्तंभ, अशोका के लेख आज भी देखने को मिलते हैं। आज भी जो है लोग विजिट करते हैं, वहां पे एक टूरिस्ट स्पॉट है, ठीक है? तो ये चीज़ें देखने को मिलती है। और आज अब हमारा जो झंडा है ना इंडिया का, उसमें जो झंडे में सबसे ऊपर आता है ऑरेंज कलर, फिर बीच में आता है आपका व्हाइट कलर, फिर नीचे आता है ग्रीन कलर, ठीक है? तो इन तीनों कलर के बीच में एक चक्र होता है, उसे कहते हैं अशोक चक्र। वो अशोक चक्र इन्हीं इन्हीं द अशोका द ग्रेट के ऊपर जो है डेडिकेटेड है, ठीक है? उसकी अपनी एक अलग कहानी है, ठीक है? उस पर भी हम अभी चर्चा करेंगे। तो बेसिकली
अशोका के बारे में हमने 4-5 पॉइंट्स जो है पढ़े यहाँ पे। अब आगे बढ़ते हैं और शिलालेखों वाली इमेज देखते हैं। तो देखो, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था शिलालेख वाली बात देखो, ये जो आपको है ना ये एक बहुत बड़ा पत्थर दिख रहा है, मैं हाइलाइट कर रहा हूँ। इस पत्थर पे इस तरीके से छोटे-छोटे अक्षरों में जो है कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, ठीक है? टूरिस्ट देख रहे होंगे आप, ये टूरिस्ट देख रहे होंगे, ठीक है? तो ये आज भी देखने को मिलता है और ये जो लिखावट है, ये जो लिखा हुआ है उसी से हमें जो है उस समय के जो शासन के बारे में पता चलता है। अब लिपि की बात करते हैं, ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अधिकांश शिलालेख जो है प्राकृत भाषा में है, प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं, ठीक है? तो ये याद करना है। लिपियों की बात करें तो ब्राह्मी लिपि में भी है और आपको जो है प्राकृत में भी मिलेंगे, लेकिन अधिकांश की बात करोगे तो प्राकृत भाषा में ज़्यादा देखने को मिलेंगे, ठीक है? पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान के जो शिलालेख हैं, वो खरोष्टी भाषा में लिखे गए हैं, ठीक है? और जो इंडिया में है, वो प्राकृत में लिखे हुए हैं और कुछ और ब्राह्मी लिपि में भी देखने को मिलते हैं। सबसे पहले खोज कब हुई थी, वो बताता हूँ। सबसे पहले खोज जो है आपकी, मैं लिख देता हूँ, याद रहेगा, 1837 में हुई थी। 1837 में हुई थी, ठीक है? जेम्स प्रिंसेप प्रिंसेप लिखने में ऊपर नीचे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बस याद रखना नाम, जेम्स प्रिंसेप, ठीक है? इन्होंने जो है खोज की थी अशोका के शिलालेखों के, ठीक है? और उसमें हमें क्या देखने को मिलता है कि पशु बलि की निंदा की गई है। पहला जो शिलालेख उसमें देखने को मिला, फिर 5वें में धम्म महामंत्रों के बारे में लिखा गया है। तो ऐसी चीज़ें जो है देखने को मिलती हैं, ठीक है? अभी तो ज़्यादा डीप हो जाएगा, अभी हम क्वेश्चंस पे बढ़ेंगे ना, तो हम थोड़ी ज़्यादा ईज़ी वे में जो है समझ पाएँगे, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। तो डिक्लाइन, ठीक है? तो अभी हमने पढ़ा मौर्य साम्राज्य का उदय कैसे हुआ, इनके साम्राज्य के जो बेसिक पॉइंट्स थे, जो सम्राट थे, उनकी टाइमलाइन की बात करें, उन्होंने क्या किया, उनकी बात करें। अब बात करते हैं पतन के बारे में। अशोका के बाद शासन कमजोर हो गया था, क्योंकि अशोक ने तो हथियार छोड़ दिए थे। अब आगे आने वाले जो भी उनके कहें कि सम्राट थे, वो इतने ज़्यादा प्रतापी नहीं थे जितना अशोक हुआ करता था। और उसी का फ़ायदा उठाया धीरे-धीरे करके, लेकिन काफ़ी लंबा चल गया था मौर्य साम्राज्य। आगे चल के जो अंतिम शासक थे वो थे बृहदत्त, जिसके बारे में मैंने आपको बार-बार बताया है, और इनकी हत्या की थी पुष्यमित्र शुंग ने, हाइलाइट कर देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। और शुंग वंश की जो यहाँ से स्थापना होती है। तो जैसा कि अभी हम पढ़ रहे थे हसीन मासुक, तो हसीन मासुक में माँ तक जो है आपको मौर्य साम्राज्य देखने को मिला था, और सु से हमारा शुंग आ जाता है, ठीक है? जो कि अभी हम पोस्ट मौर्यन पीरियड पढ़ेंगे ना, जब मौर्योत्तर काल, उसमें हम देखेंगे, ठीक है? तो अभी तक इतना पढ़ना है हमें कि अंतिम शासक बृहदत्त था, पुष्यमित्र शुंग ने इनकी हत्या की थी, और 2 साल का ही कार्यकाल था इनका, किनका? बृहदत्त का, ठीक है? तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अब यहाँ से जो है हमारे सवाल आ जाएँगे, तभी हम सवाल पे चर्चा करते हैं। तो पहला सवाल है हमारा कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना के लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने किस नंद शासक को पराजित किया था? ठीक है? धनानंद को पराजित किया था, ठीक है? ये एक इम्पोर्टेंट जो है क्वेश्चन है, आपके सीजीएल 2022 ने पूछ लिया था, ठीक है? एसएससी में आते हैं इस तरीके के सवाल, जो कि वन लाइनर है, कि अगर आप मौर्य साम्राज्य को पढ़ोगे तो बेसिक क्वेश्चन है। अगर आपको मैं बोलता हूँ चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, तो कहूँगा कि राजा बने थे, तो किसे मार के राजा बने थे? धनानंद को मार के राजा बने थे। किस वंश का अंत किया था? नंद वंश का अंत किया था, ठीक है? तो धनानंद जो है, इनकी हत्या की थी, किसने की थी? आपके मौर्य साम्राज्य के स्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहा है, यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सेंड्रोकोटस कहा गया है? देखो, ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, इसका रीजन बताता हूँ। ट्रिक इसलिए है क्योंकि सेंड्रोकोटस जो है 2 लेखकों ने कहा था, ठीक है? एक तो हमारे जस्टिन, जिनके बारे में अभी हमने अभी पढ़ा कि जस्टिन कोई थे चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे, ठीक है? जिन्होंने इन्हें सेंड्रोकोटस कहा। और एक थे मेगस्थनीज, आपको याद हो तो मेगस्थनीज हुआ करते थे, ठीक है? मैं स्पेलिंग थोड़ी सी उल्टी सीधी लिख देता हूँ, बट समझ जाना आप। मैगस थनीज, ठीक है? इन्होंने भी इन्हें क्या कहा था? सेंड्रोकोटस कहा था। आप डिफरेंस क्या है वो समझना, ठीक है? सेंड्रोकोटस, ठीक है? अब डिफरेंस समझो, ये रहा डिफरेंस। ये सी लिखा है और ये के लिखा है, बस ये डिफरेंस है, ठीक है? जस्टिन द्वारा जो है सेंड्रोकोटस कहा गया था, और मेगास्थनीज द्वारा सेंड्रोकोटस कहा गया था, और सी और के का डिफरेंस है। और इसका आंसर एज यूजुअल, क्योंकि हम मौर्य साम्राज्य पढ़ रहे हैं, आपको पता ही होगा, इन्हें जो है चंद्रगुप्त मौर्य को कहा था। किसे कहा था? चंद्रगुप्त मौर्य को कहा था। यूपीपीएससी 2021 ने सवाल पूछ लिया है। क्वेश्चन नंबर 3, इंडिका का लेखक कौन था जो मौर्य काल के समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित करता था? ठीक है? तो वो थे हमारे मेगास्थनीज, ठीक है? जैसा कि अभी हमने पढ़ा, रेलवे ने पूछ लिया, बीपीएससी ने सवाल पूछ लिया। मेगास्थनीज थे उस टाइम पे जब चंद्रगुप्त मौर्य का काल चल रहा था। तो दरबार में ये थे लेखक, उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें लिखी, काफ़ी कुछ बताया। उन्हीं लेखों से हमें पता चलता है आज के टाइम पे मौर्य साम्राज्य के बारे में। इनकी किताब का नाम था इंडिका, याद रखना, ठीक है? इंडिका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, ये आता है क्वेश्चन बार-बार।
चाणक्य कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र मुख्य रूप से किस विषय पर आधारित थी? तो देखो, चाणक्य ने लिखी थी आपकी किताब जो है अर्थशास्त्र, है ना? ये तो आई थिंक जो लोग नहीं पढ़ रहे ना उन्हें भी पता होता है। एक कॉमन क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र किसने लिखी थी? चाणक्य ने लिखी थी। अब इसमें क्या बताया गया था? ये सवाल है, ठीक है? क्या इसमें आर्थिक सिद्धांत बताए गए थे, शासन के सिद्धांत और राजनीति बताई गई थी, मौर्य वंश का इतिहास बताया गया था या धार्मिक उपदेश थे? ऑप्शन कटिंग करते हैं, बिल्कुल धार्मिक उपदेश नहीं थे, चाणक्य ने ये सब चीजें नहीं करी थी। मौर्य वंश का इतिहास जो है आपको इंडिका में ज्यादा देखने को मिलेगा, जो कि मेगास्थनीज ने किया था, एंड चाणक्य का ये सब काम नहीं था। फिर आता है आर्थिक सिद्धांत। अब देखो, अर्थशास्त्र लिख दिया तो ऐसा लगता है इकोनॉमी के ऊपर होगी किताब, लेकिन नहीं, वो थी किताब आपकी शासन के सिद्धांत और राजनीति के ऊपर। अर्थशास्त्र किताब का नाम सुन के काफी सारे जो है इसमें आंसर लगा टच कर देते हैं आर्थिक सिद्धांत, लेकिन इसका राइट आंसर रहेगा शासन के सिद्धांत और राजनीति, कि शासन कैसे चलता है, राजनीति के बारे में, कूटनीति के बारे में, ये सब हमें जो चाणक्य से पता चलता है इनकी किताब अर्थशास्त्र के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 5। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकट निकेटस को किस वर्ष में युद्ध में पराजित किया था? ठीक है, अब सेल्यूकस निकेटर के बारे में बात करेंगे, जिससे हमें पता चलेगा मेगास्थनीज के बारे में, अलेक्जेंडर द ग्रेट के बारे में भी यहाँ पे चर्चा होने वाली है। एक छोटा सा टॉपिक है, ध्यान से सुनना, सिर्फ सुनना है इसको, ठीक है? फिर आंसर भी लगाते हैं हम, है ना? सेल्यूकट निकेटर जो था, वो अलेक्जेंडर द ग्रेट, आपने अलेक्जेंडर के बारे में सुना होगा, ठीक है? तो अलेक्जेंडर जो था उसका जो है सेनापति हुआ करता था। कौन? सेल्यूकस निकेटस, ठीक है? पॉइंट नंबर 1 ये। अब होता ये है कि बाद में उसने खुद का साम्राज्य एक जो है खड़ा कर लिया था, जिसे कहते थे सेल्यूसिड एम्पायर, ठीक है? आज के टाइम पे जो है आपको कहें कि वेस्ट में जो है देखने को मिलेगा, जो एरिया था वहां पर उसने अपना साम्राज्य खड़ा कर दिया था, सेल्यूसिड एम्पायर कहा जिसे। अब होता क्या है कि अराउंड 305 बीसीई की बात है, यानी कि इसका आंसर क्या आएगा? 305 बीसीई, ठीक है? 305 बीसीई की बात है। उसने भारत पे हमला किया, ठीक है? भारत पे हमला करने का जो है प्लानिंग करता है कि चंद्रगुप्त मौर्य से इसका पूरा शासन ले लूंगा, ठीक है? अब होता यह है कि भारत पे हमला तो किया, मुकाबला हुआ चंद्रगुप्त मौर्य से, युद्ध में सेल्यूकस निकेटस हार गया, और हारा तो हारा, लेकिन उसका जो लॉस हुआ है ना, वो अभी आपको बताता हूँ कि लॉस क्या हुआ। हार के बाद सेल्यूकस निकेटस ने चंद्रगुप्त मौर्य से संधि की, यानी कि एक कहें कि कॉम्प्रोमाइज किया गया, संधि हुई, रिलेशंस बनाए। तो आज के टाइम पे जो अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, कांधार, ये वाला जो एरिया है, पाकिस्तान, बलूचिस्तान, अफगानिस्तान, ये जो एरिया है, वो जो है एरिया देना पड़ा किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को देना पड़ा। किसने दिया? सेल्यूकस निकेटस ने दिया। वो बहुत ही बड़ा पॉइंट था, क्योंकि जब अखंड भारत को देखोगे तो बहुत बड़ा एरिया है, अफगानिस्तान पाकिस्तान वाला जो एरिया है ना, वो जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता था सेल्यूकस निकेटस से। तो ये एरिया तो जीता ही जीता। 500 हाथी, कितने हाथी? 500 एलिफेंट्स, ठीक है? लिख देता हूँ यहाँ पे, 500 हाथी जो है देने पड़े सेल्यूकस निकेटस को, ठीक है? और कांधार वाला एरिया, पाकिस्तान वाला एरिया, अफगानिस्तान वाला एरिया, बलोच वाला एरिया जो देना पड़ा। इसके बाद सेल्यूकस निकेटस ने अपनी जो बेटी है उसकी शादी भी करवाई चंद्रगुप्त मौर्य से, ठीक है? यहाँ तक भी थमे नहीं थे, शादी भी करवाई, जिससे एपिगामिया कहा गया। क्या कहा गया उस इंसिडेंट को? एपिगामिया, कि हार के बाद। अब एपिगामिया जो एग्जैक्टली उनकी बेटी का नाम था या उस इंसिडेंट का नाम था, थोड़ा कंफ्यूजन मुझे भी है, हालांकि इतना डीप जो है नहीं पूछा जाता, बट अगर आपको पता है तो प्लीज कमेंट में जो है थोड़ा एक्सप्लेन कर देना, अदरवाइज मैं आगे चल के इसे बता दूंगा, ठीक है? नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। अब सेल्यूकस निकेटस का दूत था, दूत यानी कि आज के टाइम पे क्या बोलते हैं? एम्बेसडर, ठीक है? एम्बेसडर था मेगास्थनीज, उससे जो है चंद्रगुप्त मौर्य को वो भी दिया। तो दरबार में मेगास्थनीज भी आ गया, 500 हाथी भी आ गए, उनकी बेटी से शादी भी हुई, कांधार वाला है, बलूचिस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाले एरिया भी जीत लिए। तो जो सेल्यूकस निकेटर था उसकी तो बहुत ही गंदे तरीके से हार हुई थी, और हार के बाद बहुत कुछ हारना पड़ा उससे, युद्ध तो हारा ही हारा। ये सब देने के बाद जो है ये मान के चलिए कि झुकना पड़ा चंद्रगुप्त मौर्य के सामने, घुटने टेकने पड़े। 305 ईसा पूर्व की जो है बात है, जब सेल्यूकस निकेटस जो है युद्ध में पराजित हुआ था, इस टाइम पे युद्ध हुआ था, ठीक है? तो इससे जो है बहुत इंपैक्ट पड़ा था चंद्रगुप्त मौर्य के एम्पायर पे, जो कि पॉजिटिव इंपैक्ट था, काफी कुछ आ गया था इनके साम्राज्य में, ठीक है? अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। किस अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है, न कि देवनाम प्रिय, ठीक है? यानी कि अशोक का नाम जो है देवनाम प्रिय बताया गया था, लेकिन अशोक का नाम अशोक हमें किसी अभिलेख से पता चलता है, ठीक है? लिखावट से पता चलता है कि अशोक का नाम अशोक था। ये सीपीओ ने पूछा है 2024 में, अभी पूछ लिया, और यूपीपीएससी ने भी पूछा था, ठीक है? तो इसका जो आंसर है वो रहेगा मास्की। क्या रहेगा? मास्की, ठीक है? मास्की जो अभिलेख था उससे हमें अशोक का नाम अशोक पता चलता है, ठीक है? याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं।
तो अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। कलिंग का युद्ध अशोक के राज्याभिषेक के कितने वर्ष बाद हुआ था? ठीक है, तो ऑप्शन दिए हुए हैं। तो हम क्या करते हैं, क्योंकि नियर बाय ऑप्शन से 8 साल, 10 साल, 12 साल, ठीक है, इसे एग्जैक्टली याद करना तो रटने वाली काम लाइक चीज हो गई ना, तो हम इसे ना लॉजिक से समझते हैं कि कब हुआ होगा। तो देखो, सबसे पहले तो अगर हम अशोक के कार्यकाल की बात करें, तो अशोक का कार्यकाल जो है स्टार्ट हो गया था, ये मान के चलो कि 273 बीसीई में। और कलिंग का युद्ध कब हुआ था? 261 बीसीई में। ठीक है, तो राज्य भी अब इसको माइनस कर देते हैं, 3 में से 1 गया, 2 बचे, 7 में से 6 गए, 1 बचे, तो ये आंसर आता है 12 वर्ष। ठीक है, ये हमने निकाल लिया क्योंकि हमें पता है कलिंग का युद्ध कब हुआ था, अशोक का टाइमलाइन भी हमें पता है। तो अगर ये और भी पूछ लेता ना, कुछ और भी पूछ लेता, तो हम ऐसे निकाल सकते थे। ठीक है, तो कितना इजी वे में हमने निकाला। तो कलिंग का युद्ध कब हुआ था? 261 बीसीई में। राज्याभिषेक कब हुआ था अशोक का? 273 बीसीई में। ठीक है, तो 12 साल बाद जो है, कहें कि जो है 12 साल बाद जो है इनका कलिंग का युद्ध हुआ था। फिर आगे चल के इन्होंने सारी चीजें छोड़ दी थी, वो स्टफ, सारी जो कहानी है वो मैंने अभी आपको बताई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा है, मौर्य प्रशासन में राजस्व संग्रह, टैक्स कलेक्शन का मुख्य मुख्य अधिकारी कौन था? ऑप्शन दिए हुए हैं। यूपीएससी ने पूछा है ये सवाल, देखो 2023 में पूछा है ये। ठीक है, तो सन्निधाता था, प्रदेष्टा था, समाहर्ता या व्यवहारिक था? ठीक है, तो ये कोई व्यक्तियों के नाम नहीं है, ये एक्चुअली पोस्ट का नाम है। तो जैसे आज के टाइम पे अगर आप पूछा जाए कि टैक्स कलेक्शन की का जो काम है वो किसके अंडर में आता है, तो फाइनेंस डिपार्टमेंट का ये काम। ठीक है, अगर अधिकारी पूछोगे तो अभी निर्मला दीदी, निर्मला सीतारमन जो है मैम, वो है इसके मिनिस्टर। ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर। लेकिन उस टाइम की पोस्ट पूछ रहा है कि उस जमाने में टैक्स कलेक्शन जो है मुख्य अधिकारी कौन हुआ करता था, तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, समाहर्ता। समाहर्ता जो था उनका काम हुआ करता था टैक्स कलेक्शन का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पूछ रहा है, सांची का स्तूप जो मौर्य स्थापत्य कला का नमूना है किस राज्य में स्थित है? रेलवे ने पूछा है सवाल, ईएसबी ने पूछा है सवाल, नियर बाय के सवाल है, देखो रिपीट हो सकता है, एक एक दो दो साल में रिपीट हो रहे हैं। तो इसका राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश में भी मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। कहाँ पर है? रायसेन जिले में। अगर आप एमपी से हैं तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा रायसेन कहाँ है, लेकिन अगर आप बाहर से हैं तो भोपाल जो है ना, भोपाल के नियर बाय एक कहें की जगह है रायसेन, वहां पर जो है आपको सांची का स्तूप देखने को मिलेगा। एंड सेकेंड चीज, रायसेन इज ऑल्सो फेमस। पाषाण काल की गुफाएं जो है, भीमबेटका की जो गुफाएं, वो भी रायसेन में ही देखने को मिलेगी। तो रायसेन अपनी ऐतिहासिक चीजों के लिए काफी फेमस है। तो रायसेन तो याद ही रखना है आपको, क्योंकि छोटी सी जगह होने के बावजूद भी एक बहुत बड़ा इतिहास का संग्रहण देखने को मिलता है यहाँ पर आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 पूछ रहा है, अशोक ने किस बौद्ध भिक्षु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी? ठीक है, तो इसका जेन्युइनली अगर कहूँ कि ऑब्वियस सी बात है, भद्रबाहु इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने भद्रबाहु से दीक्षा ली थी जैन धर्म की। ठीक है, फिर इसका राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा उपगुप्त। ठीक है, तो अशोक ने जब कलिंग का युद्ध लड़ा था उसके बाद इन्होंने जब जैन धर्म को अपनाया था, जो कि कलिंग का युद्ध हुआ था 261 बीसीई में, याद रखना। तो इन्होंने उपगुप्त से जो है दीक्षा ली थी और जैन धर्म बौद्ध धर्म को अपनाया था। ठीक है, तीनों बाप बेटों ने मिलकर अलग अलग धर्मों को अपनाया था। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उन्होंने अपनाया था जैन धर्म को, उनके पुत्र जो थे बिंदुसार, उन्होंने अपनाया था आपके सांप्रदायिक जो है एक ग्रुप हुआ करता था, उनको अपनाया था। और उनके जो पुत्र थे अशोक, उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था। ठीक है, कोई खास रॉकेट साइंस नहीं है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पूछ रहा है, मौर्य काल में शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? ठीक है, तो ज्यादातर इसके जो आंसर है वो नालंदा लगा देते हैं, बट नालंदा नहीं है। नालंदा ये मान के चलो कि मौर्य साम्राज्य के 200-300 साल बाद आई गेस बना होगा, 600 बीसी के आसपास की बात है आई गेस। लेकिन इसका राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा तक्षशिला। ठीक है, तक्षशिला इसका राइट आंसर है। मौर्य काल में शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र जो है तक्षशिला था, जो कि आज के टाइम पे अफगानिस्तान पाकिस्तान का जो एरिया है ना आपका नॉर्थ वेस्ट, उस एरिया में जो है ये हुआ करता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में हुए विद्रोह को दबाने के लिए किसे भेजा गया था? जो कि थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था, अशोक को भेजा गया था। ठीक है, और वहीं से अशोक ने अपनी योग्यता जो है कहीं की साबित की थी, क्योंकि देखो पुत्र जो है कोई एक पुत्र नहीं हुआ करता था। हम बात करें राजा महाराजा के समय की, कई सारे पुत्र हुआ करते थे, उनमें से जो सर्वश्रेष्ठ होते थे या कहे कि सबसे बड़े जो होते थे, उन्हें जो है राजा की उपाधि मिलती थी। अलग अलग कहें कि साम्राज्य में शासनकाल में अलग अलग नियम हुआ करते थे। तो ये जो कहें कि तक्षशिला का जो विद्रोह हुआ था, उसमें जब बिंदुसार ने अशोक को भेजा था, तो शांतिपूर्वक वहां पे चीजें हो गई थी। उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा था बिंदुसार के ऊपर अशोक का।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 हमारा जो है पूछ रहा है, अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध की विभीषिका और हृदय परिवर्तन का वर्णन होता है? ठीक है, तो ये हृदय परिवर्तन याद रखना, ये इंपॉर्टेंट जो है कीवर्ड है कि जब कलिंग का युद्ध हुआ था 261 बीसीई में, तो नरसंहार देखकर अशोक ने सोचा था कि नहीं, अब ये सब तो छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, बौद्ध धर्म को अपना लिया था, उपगुप्त से जो है दीक्षा ले ली थी और जो है बौद्ध धर्म के प्रचारक बने थे। लेकिन ये सब हमें किस शिलालेख से पता चलता है कि उस टाइम पे शिलालेख हुआ करते थे। शिला यानी पत्थर, लेख यानी लिखावट। पत्थरों पर हुई लिखावट को जो है शिलालेख कहते थे, जो कि आज के टाइम पर भी मौजूद है, जो कि एक बहुत ही बड़ा टूरिस्ट स्पॉट है। अलग अलग जगह पे जो है उन्हें रखा गया है। ठीक है, तो किस शिलालेख से पता चला था? 13वें शिलालेख से पता चला था, याद रखेंगे। 13th शिलालेख जो था उससे हमें पता चला था अशोक के हृदय परिवर्तन के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। मौर्य काल में राजकीय कृषि भूमि का प्रबंधन करने वाला अधिकारी को क्या कहते थे? देखो, मौर्य काल में अलग अलग काम करने वाले अलग अलग अधिकारियों के पोस्ट के जो है नाम होते हैं, वही पोस्ट हमसे पूछ रहा है। दूसरा सवाल आ गया है, तो एक काम करता हूँ, एक की जगह चारों के बता देता हूँ। तो एक क्वेश्चन की जगह आपके 4 क्वेश्चन बन जाएंगे, राइट। सबसे पहले इसका राइट आंसर लगाते हैं। तो जो जमीन की देखभाल करते थे उसे सीताध्यक्ष कहा जाता था। ठीक है, अब क्या ट्रिक बनाओगे, कैसे याद करोगे, वो आप समझो। मैंने कुछ इस तरीके से याद किया था कि सीता की खेती को संभालने वाला सीताध्यक्ष, खेती-बाड़ी का जो काम था, राजकीय कृषि भूमि का जो काम था, वो सीताध्यक्ष कहलाता था। तो मैंने ऐसे याद किया। अगर आपको कंफर्टेबल हो किसी और ट्रिक से, तो आप वैसे याद कर लेना। ठीक है, फिर अगर अकराध्यक्ष की बात करें, तो अकराध्यक्ष में क्या होता था कि उस जमाने में जो माइनिंग होती थी, खुदाई होती थी, सोना चांदी निकलता था, उसका जो मैनेजमेंट होता था वो अकराध्यक्ष करता था। तो हम इसे जो है सोने चांदी से याद कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा ये भी हो गया कि सोने चांदी से रिलेटेड जो काम थे वो अकराध्यक्ष करता था। अब आते हैं हम पण्याध्यक्ष पे। ठीक है, पण्याध्यक्ष बोल सकते हैं इसे। तो बेसिकली पण्याध्यक्ष जो है वो पर्सन होता था जो बाजार में जो प्राइस कंट्रोल होता था ना, उसका ध्यान रखता था कि बाजार में कोई कीमत, किसी वस्तु की कीमत बहुत ज़्यादा अधिक या बहुत ज़्यादा कम ना हो जाए। उसका जो मैनेजमेंट होता था वो पाण्याध्यक्ष करता था। तो उसे भी हम याद कर लेंगे। फिर आता था लक्षणाध्यक्ष। तो देखो, लक्षण यानी कि निशान। ठीक है, तो सिक्कों के ऊपर जो कलाकारी होती थी, जो निशान होते थे, स्टाम्प लगते थे, उनका मैनेजमेंट जो है लक्षणाध्यक्ष करता था। ठीक है, तो इसकी ट्रिक भी मैंने आपको बता दी। 4 ऑप्शन, चारों के अलग अलग काम है। एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। अकराध्यक्ष माइनिंग वाला काम, सोना चांदी निकालने वाला काम। ठीक है, तांबा सोना चांदी जो भी निकलता था। सीताध्यक्ष जमीन से रिलेटेड काम। ठीक है, जमीन जो है हमारी माता होती है, सीता माता भी होती है, ऐसे ट्रिक से याद कर सकते हो। पण्याध्यक्ष यानी कि मार्केट कंट्रोलर। लक्षणाध्यक्ष यानी कि कॉइन कंट्रोलर, कॉइन्स पे जो स्टाम्प लगते थे, सोने चांदी के सिक्के होते थे, उनका ध्यान रखते थे। ठीक है, तो ऐसे एक क्वेश्चन से हमने 4 क्वेश्चन बना लिए। आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 पूछ रहा है, श्रीनगर कश्मीर की स्थापना का श्रेय किस मौर्य शासक को दिया जाता है? रेलवे एनटीपीसी 2021 ने पूछा है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में रेलवे के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अभी ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम हुआ है और अब आपका 12th लेवल का एग्जाम होने वाला है। ठीक है, तो हो सकता है ये क्वेश्चन रिपीट हो जाए, है ना। ट्रिकी क्वेश्चन है, कहूंगा कि डीप क्वेश्चन है। उसका रीजन बताता हूँ। डीप क्वेश्चन नहीं है वैसे तो ये, बट ट्रिकी है, उसके कारण हम जो कंफ्यूज हो सकते हैं। बेसिकली जो मॉडर्न आप श्रीनगर देखते हो, उसकी स्थापना जो है प्रवरसेन द्वितीय ने की थी। किसने की थी? प्रवरसेन द्वितीय ने। ठीक है, लेकिन अगर आपसे मौर्य शासक पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर जो रहेगा अशोक रहेगा, क्योंकि अशोक वो पर्सन था जिसने कश्मीर के एरिया में जो है कई नगर बसाए थे। उसमें से एक नगर था श्रीनगरी, जो कि पुराने जमाने में अगर देखा जाए, उसे कनेक्ट किया जाए तो आज के टाइम पे श्रीनगर होता है। ठीक है, अब देखो, जैसे कि मैं स्टार्टिंग में भी बोला था कि हिस्ट्री बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है। क्यों सब्जेक्ट है? कि अगर हम ऐसे पढ़ेंगे, इतना डीप पढ़ेंगे एक एक शासक के बारे में कि किस शासक ने कौन सा नगर बसाया था, किस शिलालेख से क्या मिलता है, तो हम जीएस का जीएस का पोर्शन ही नहीं कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, और अगर हम इतना डीप में पढ़ लेते हैं, फिर भी ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स अगर हमारे रह जाते हैं, तो जितना हमने हिस्ट्री का पढ़ा है वो भी वेस्ट हो जाता है। तो इसलिए पी वाई क्यू प्रेस जो प्रिपरेशन होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि वो एक सवाल से आपके 4 ऑप्शन भी बना देगा। ठीक है, कि किसने क्या किया था, सारी चीजें बता देगा। अभी 4 यहाँ पे जो है कहें कि शासकों के नाम लिखे। पहला शासक था चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा शासक था बिंदुसार, तीसरा शासक था अशोक, और उन्हीं शासकों में से एक थे दशरथ। ठीक है, अब सबसे डीप लेवल का क्वेश्चन क्या पूछ सकता है? दशरथ कौन से नंबर का शासक था? ठीक है, मुझे भी नहीं पता राइट नाउ। अगर मुझे एकदम से कोई पूछ लेगा, मुझे नहीं पता। टाइमलाइन पूछोगे तो मैं हाँ 3-4 की टाइमलाइन बता सकता हूँ, इतना नॉलेज है। बट अगर एकदम से पूछ लेता है, इसलिए कहते हैं कि हिस्ट्री में एक्सट्रीम पढ़ने से अच्छा है कि स्मार्ट स्टडी की जाए। कि अगर हम पी वाई क्यू के बेस पे जाते हैं, तो आपने भी देखा होंगे, अभी जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, एग्जाम्स में जो क्वेश्चन है वो रिपीट हो रहे हैं 2-2 3-3 साल के गैप में।
हो सकता है एनटीपीसी 2021 ने सवाल पूछा रिपीट हो जाए 2026 के एग्जाम में, ठीक है। तो इसके ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। तो जीके जीएस में हिस्ट्री का जो पोर्शन है वो बहुत ही कहें कि कॉम्प्लिकेटेड है, वास्ट है, तो उसको उस तरीके से ही पढ़ने में फायदा है। जरूरी नहीं कि सब कुछ पढ़ के जाओ, आप सब कुछ पढ़ के जाओगे और बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछ लिया तो क्या करोगे कि कलिंग का युद्ध कब हुआ था, यही पूछ लिया। आप पढ़ के गए हो एकदम शिलालेखों के बारे में कि कौन से शिलालेख में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, और अगर ऐसे क्वेश्चन बन गए तो इसलिए जो है पीवाईक्यू बेस्ड प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पूछ रहा है मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था जिसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने की थी। दो सवाल बन गए आपके। हत्या किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने की थी। किसकी हत्या हुई थी? आपके बृहदत्त की हत्या हुई थी। तो तीन सवाल। मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? बृहदत्त, ठीक है। मौर्य साम्राज्य का अंत किस सम्राट के साथ हो गया था? बृहदत्त के साथ हो गया था, ठीक है। हत्या किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने की थी। और इनके बाद मौर्य साम्राज्य के बाद जो आया था वंश जो कि शुंग वंश था, उसकी स्थापना किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने की थी। बृहदत्त का जो समय था, टाइमलाइन थी, वो 2 वर्ष की थी, ठीक है। 2 वर्ष ही इन्होंने जो है शासन किया था, ठीक है। ये भी याद रखना है। टाइमलाइन की बात करें अगर तो 187 बीसीई टू 185 बीसीई अराउंड होना चाहिए, या 2 साल ऊपर नीचे कर देना। एग्जैक्ट टाइमलाइन नहीं पूछता है, नियर बाय पूछ लेता है, ठीक है। तो वो टाइमलाइन थी इनकी, ठीक है। 300-400 साल चला था मौर्य साम्राज्य, 400 साल के आसपास प्लस चला था कुछ। तो फिर इनके बाद हशीन मासुक वाली जो ट्रिक्स हम याद करें ना सारे साम्राज्यों को, तो उसमें मौर्य साम्राज्य के बाद शुंग वंश आ जाता है। उसके पहले से आ सकते हैं पुष्यमित्र शुंग। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पूछ रहा है अमित्र घात शत्रुओं का विनाश करने वाला के नाम से किससे जाना जाता था और क्यों जाना जाता था, वही बताता हूँ। अमित्र घात जो है कहा गया था बिंदुसार को, क्योंकि इनके शत्रु जो थे उनसे ये जो है विवाह कर लेते थे उनकी बेटियों से, और जो है रिश्तेदार बन जाते थे, और दहेज में जो है उनसे वो साम्राज्य ले लेते थे। तो शत्रुओं का विनाश तो ऐसे इन्होंने कर दिया, और अपने साम्राज्य का भी विस्तार किया इन्होंने। अखंड भारत को बनाने में बिंदुसार का भी काफी अच्छा योगदान था। एटलीस्ट इन्होंने उस साम्राज्य को कम नहीं किया और बढ़ाया ही था। जब चंद्रगुप्त मौर्य जो है सेलुकस निकेटस से जीता था तो उनका साम्राज्य बहुत बड़ा हो गया था। उस साम्राज्य को जो है मैनेज करना और प्लस बढ़ाना, ये दोनों काम बिंदुसार ने किए थे, और एक्सट्रीम लेवल पे लेकर गए थे अशोक, ठीक है। तो ये सवाल एसएससी ने पूछ लिया, एमपीपीएससी ने पूछ लिया, बिंदुसार इसका राइट आंसर रहेगा। हमने जब पढ़ा था ना बिंदुसार के बारे में, तो अमित्रघात वर्ड के बारे में भी चर्चा की थी। आगे बढ़ते हैं। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम पढ़ने वाला सफलता प्राप्त किसने की थी? ठीक है, विलियम जेम्स ने की थी, जेम्स प्रिंसेप ने की थी, अलेक्जेंडर कनिंगम ने की थी, या राखाल दास बनर्जी ने की थी। देखो इसका राइट आंसर तो पहले रहेगा जेम्स प्रिंसेप, ठीक है। ये भी हमने पढ़ा था। कब हुई थी वो भी बता देता हूँ। 1837, 1837 में जो है इसे पढ़ा गया था जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। और अभी जब स्टार्ट हुई थी क्लास तभी हमने इस पर चर्चा की थी। तो देखो थोड़ी सी पढ़ाई में हमारे कितने सारे सवाल बन जाते हैं। एसएससी ने पूछ लिया, रेलवे ने पूछ लिया, ठीक है। तो ऐसे होता रहता है। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। मौर्य काल में पर्ण यानी पाना किस धातु से बना सिक्का था? पाना एक सिक्का हुआ करता था एक धातु का, जो कि चांदी का हुआ करता था। एंड इस पे जो बेसिकली 5 जो है कहें कि एलिमेंट बोल रहा हूँ, डिजाइन बने होते थे, छपे हुए होते थे। और इसका यूज जो है बेसिकली सैलरी देने में, व्यापार करने में, यानी कि लेन देन करने में जो होता था। तो यही है, चांदी का सिक्का होता था, पना कहलाता था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कौटिल्य के साप्तांग सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो आंसर बताने से अच्छा है कि मैं साप्तांग सिद्धांत ही बता देता हूँ। लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, मुझे डिस्प्ले पे लिखना पड़ता है, इससे अच्छा है कि मैं क्लियर प्रोनाउंशिएट कर देता हूँ, तो आपको समझ आ जाएगा। तो देखो कौटिल्य के साप्तांग सिद्धांत में पहला सिद्धांत जो था वो था स्वामी यानी कि राजा। पहला सिद्धांत स्वामी यानी राजा, ठीक है। तो स्वामी तो इनमें से जो है था, तो ये राइट आंसर नहीं हो सकता है, ठीक है। सेकंड नंबर का जो था वो था अमात्य। अमात्य यानी मंत्री, अधिकारी, ये भी था, यानी कि ये भी नहीं हो सकता। तीसरा जो था जनपद यानी कि राज्य की भूमि या जनता, तो ये भी नहीं हो सकता। तो राइट आंसर तो हमें मिल गया है धम्म, ठीक है। चाणक्य की सप्तांग सिद्धांतों में जो धम्म नहीं था। लेकिन बचे हुए 4 सप्तांग सिद्धांत क्या थे वो बताता हूँ। 3 तो हो गए। फोर्थ था दुर्ग यानी कि किला, सुरक्षा व्यवस्था। पांचवा था कोश यानी कि खजाना। छठा था दंड यानी कि सेना शक्ति। और सातवां था मित्र यानी कि मित्र राज्य, हमारे आसपास के जो राज्य है, कौन हमारे मित्र है कौन हमारे शत्रु है, ये जानना। तो सप्तांग सिद्धांत जो है मैंने आपको बता दिए, जिसमें से धम्म नहीं था, बाकी ये सारे थे, ठीक है। स्वामी था, अमात्य था, जनपद था, ठीक है। इसके अलावा आपका दुर्ग था, कोश था, दंड था, मित्र था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या था? तो अशोक का जो धम्म का जो मूल संदेश था
वो ये सारे नहीं थे, ये सब चीज़ें नहीं हुआ करती थी कि राजा के प्रति वफ़ादारी, बड़ों का सम्मान, उपरोक्त सभी नहीं, नहीं। अहिंसा और शांति, अहिंसा ही तो छोड़ी थी अशोक ने, ठीक है? अहिंसा का जो है मार्ग अपना लिया था, हिंसा छोड़ दी थी। तो अहिंसा और शांति के प्रति था, और भी चीज़ें मतलब होते हैं, बट ये सब नहीं था कि बड़ों का सम्मान और धार्मिक सहनशीलता, राजा के प्रति वफ़ादारी, ये सब नहीं। क्वेश्चन नंबर 22 पूछ रहा है, मौर्य काल में कंटकशोधन किस प्रकार का न्यायालय था? यानी कि जैसे आज के टाइम पे देखोगे तो अलग-अलग चीज़ों के लिए अलग-अलग कोर्ट होते हैं, ठीक है? अगर आपको प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम होती है तो उसका जो है कंज्यूमर कोर्ट होता है, ठीक है? कोई देश का सबसे बड़ा मुद्दा हो तो सुप्रीम कोर्ट होता है, छोटे-मोटे केस होते हैं तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होते हैं, ठीक है? अलग-अलग चीज़ों के लिए अलग-अलग कोर्ट होते हैं। आज के टाइम पे तो जो ट्राइबल पीपल है उनके लिए अलग कोर्ट की व्यवस्था भी है। वुमेन्स के लिए एक अलग कोर्ट हो जो है कह सकते हैं जो है होता है। तो अलग-अलग जगह पे अलग-अलग सिस्टम चलता है। लेकिन अगर उस टर्म की बात करें तो कंट कोष्ठधना ये जो है कोर्ट हुआ करता था, एंड बेसिकली ये जो है क्रिमिनल कोर्ट होता था। देखो हिंदी में तो सही लिखा है बट ये फौजदारी मुझे सही नहीं लग रहा है, इसे मैं ठीक कर देता हूँ। बेसिकली आपराधिक बोल सकते हैं इसे, आपराधिक क्या बोल सकते हैं, आपराधिक, आपराधिक न्यायालय, ठीक है? लिखने में थोड़ी गड़बड़ कर दी है बट आप समझ जाना। क्रिमिनल कोर्ट होता था, क्राइम जो होते थे उनसे रिलेटेड जो काम होते थे वो कंट कोशधन में होते थे, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, बिंदुसार के दरबार में सीरिया के राजा एंटियोकस प्रथम ने किसे अपना राजदूत बनाकर भेजा था? तो देखो मेगस्थनीज आया था चंद्रगुप्त मौर्य के काल में, ठीक है? ये तो हमने 10 बार पढ़ लिया होगा कम से कम, तो ये तो नहीं था, ठीक है ना? फिर इसका जो राइट आंसर रहेगा फायान था, फायान आया था बिंदुसार के टाइम पे, ठीक है? राइट आंसर रहेगा फायान, ठीक है? आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 पूछ रहा है, मौर्य काल में विष्टि से क्या तात्पर्य था? यूपीएससी ने पूछ लिया है, एमपीपीएससी ने पूछ लिया है, डीप क्वेश्चन है, ऐसा लग रहा है बट ऐसा डीप क्वेश्चन नहीं है। मौर्य काल में विष्टि से क्या तात्पर्य था? तो विष्टि का मतलब होता था बेगार या जबरन श्रम करवाना, ठीक है? यानी कि फोर्सफुली आप किसी से काम नहीं करवा सकते, ये मौर्य काल का टाइम पर भी जो है अपराध माना जाता था, ठीक है? मेरा लाइट बंद हो चुका है, इसे ठीक कर लेता हूँ। तो लाइट तो नहीं दोबारा चालू हो पाएगा दोस्त, तो लाइट क्या हो गया, तो लाइट तो नहीं दोबारा चालू हो पाएगा दोस्तों, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। तो हम क्या पढ़ रहे थे, फोर्स्ड लेबर नहीं होता था उस टाइम पे, तो मौर्य काल में विष्टि जो है फोर्स्ड लेबर को कहा जाता था कि आप जबरन किसी से काम नहीं करा सकते। एंड लास्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, एंड फिर आपको एक छोटा सा ब्रीफ देता हूँ हमारी हिस्ट्री का कि 30 डेज का हिस्ट्री चैलेंज थोड़ा सा हमारा पॉज हो चुका है, तो उसके बारे में भी हम बात करते हैं कि कैसे कंटिन्यू होने वाला है ये। क्वेश्चन नंबर 25 जो कि हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, बट इसके 100 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन की जो पीडीएफ है वो मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा, जो कि है उसका आपको एक ईमेल डाल देता हूँ यहाँ पे हमारे टेलीग्राम चैनल की, ये चैनल है हमारा, इसकी लिंक भी मिल जाएगी, कमेंट सेक्शन में भी डाल दूंगा। क्वेश्चन नंबर 25 पढ़ते हैं फिर बात करते हैं। अशोक का कौन सा अभिलेख दो भाषाओं ग्रीक और आरामी से प्राप्त हुआ है? ठीक है, तो शाराय कुना जो था, जो कि कांधार में है, ठीक है? कहाँ पर है? कांधार में। चल क्यों नहीं रही है ये, क्या हो गया? शाराय कुना जो था वो जो कि कांधार में है, ये जो था हमारा कहें कि ग्रीक और आरामी दो भाषाओं में था, और ये कांधार यानी कि आज के टाइम के कहें कि जो नॉर्थ वेस्ट एरिया पाकिस्तान अफगानिस्तान वाला जो एरिया ना उस साइड आपको देखने को मिलेगा, ठीक है? तो इसी के साथ हमारी ये वाली स्लाइड का खत्म होती है। अब हम चर्चा करते हैं 30 डेज के हिस्ट्री चैलेंज पे। तो देखो जहाँ पर 30 डेज के हिस्ट्री चैलेंज में हमारे 30 वीडियोस होने चाहिए थे, ठीक है? स्टार्टिंग में वीडियोस की लेंथ बहुत ज़्यादा हो गई थी तो उसको हमने कम कर लिया। अभी जो हमारी लेंथ जा रही है वो ये मान के चलो कि 1 घंटे से कम ही जा रही है। 40 मिनट से 50 मिनट 55 मिनट्स पे खत्म हो जाती है, डिपेंड करता है टॉपिक क्या है। लेकिन जो महाजनपद वाला जो टाइम था ना वो बहुत ही लंबा खींच गया, क्योंकि उसमें 7 से 8 वंश पढ़ने पड़े। हर वंश के लिए अलग डेडिकेटेड वीडियो नहीं है, लेकिन मौर्य साम्राज्य के लिए अलग से बनाना पड़ा। अगले वीडियो में जो रहेगा हमारा टॉपिक रहेगा मौर्योत्तर काल, यानी कि मौर्य काल के बाद क्या हुआ था। उसके बाद जो है वीडियोस बनाना बहुत, लाइक लेक्चर्स रिकॉर्ड करना बहुत ईजी हो जाएगा, क्योंकि वो टॉपिक्स इतने ज़्यादा वास्ट नहीं है, इतने ज़्यादा बड़े नहीं हैं, ठीक है? उनमें क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, लेकिन उसको पढ़ाना थोड़ा ईजी हो जाता है, इतनी सारी चीज़ें नहीं हुई होती है। तो जहाँ पर अभी हमारा 30 डेज का हिस्ट्री चैलेंज जो है पॉज हो गया, इसको मैं अब यहाँ से रेगुलर करने वाला हूँ। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि हर दिन वीडियोस अपलोड करूँ। रील्स पे भी मैं आपको इन चीज़ों के बारे में बताऊँ। हमारी 3 जो है रील्स बोल रहा हूँ, शॉर्ट्स जो है अपलोड हुए हैं, जिनको अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। कुछ लोग हमारे टेलीग्राम के चैनल से भी जो है ऐड हुए हैं, मुझे लग रहा था कोई भी देख नहीं रहा होगा, लेकिन अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। मैं इस चैनल को जो है कंटिन्यू कर रहा हूँ, और जो क्लासेस है वो रेगुलर देखने को मिलेगी आपको। बहुत जल्दी हम इस 30 डेज़ के हिस्ट्री चैलेंज को कंप्लीट करके
हमारे पॉलिटी या जियोग्राफी की क्लासेस को स्टार्ट करेंगे, उसे भी 30 दिन में जो है खत्म कर देंगे, ठीक है? हमारा लक्ष्य ये है कि अगर आप ये मान के चलो कि किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और जीके जीएस का पोर्शन उसमें आता है, तो मेन कहाँ से आएगा? हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी। तो 30 डेज के ये जो 3-3 जो प्लेलिस्ट मिलेगी, मुझे बनाने में कितना भी टाइम लग जाए, बट आपके पास तो ये ऑप्शन है ना कि इसको 30 दिन में या 10 दिन में भी कवर कर सकते हो। अगर हर दिन आप 5 से 6 घंटे पढ़ते हो, तो आप 10 दिन 12 दिन में भी कंप्लीट कर सकते हो, राइट? तो मुझे वो ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल करवाना है कि मैं जल्दी से जल्दी इस प्लेलिस्ट को कंप्लीट करूँ और आप इसे जो यहाँ से कंटिन्यू कर पाओ। लेकिन मेरा सजेशन ये है कि हम स्टार्टिंग के 20 मिनट 25 मिनट पढ़ते हैं, फिर 25 क्वेश्चंस को जो सॉल्व करते हैं और उसके बाद के जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, वो आप पीडीएफ से पढ़ लिया करो, वो देख लिया करो। आपको इसके बाहर क्वेश्चंस अगर बनते हैं ना, तो फिर कहीं से भी बन जाएंगे। आप इतना पढ़ लोगे, आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। टेलीग्राम पे मैंने सभी के ऑलमोस्ट सभी के पीडीएफ जो है अवेलेबल करवा दिए हैं और अभी तक के जो पीडीएफ है ये भी डाल दूंगा, ठीक है? तो स्क्रीनशॉट तो अभी लगा हुआ होगा, वहीं पे देख लेना और लिंक वगैरह भी मिल जाएगी, 1 क्लिक में आप जो है ऐड हो जाओगे। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, जो कि लेक्चर नंबर आई गेस 8 होगा, मौर्योत्तर काल, पोस्ट मौर्यन पीरियड जिसे कहते हैं। उसमें हम चर्चा करेंगे मौर्य काल के बाद वाले वंशों पे, जो कि हमारा सुंग वंश, कण्व वंश, सातवाहन वंश, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है? और वाला टॉपिक हमारा एंड हो जाएगा। फिर हम आगे बात करेंगे फॉरेन इन्वेजन्स के बारे में, फिर आगे चल के हमारे कहें कि खिलजी वंश, है ना? आपके मुगल आएंगे, फिर अंग्रेज आएंगे, ऐसे ऐसे करके हमारा ये मान के चलो कि अब कुछ 15-20 दिन में हमारा हिस्ट्री का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। हम काफ़ी नियर बाय हैं। अभी तो गुप्त काल पढ़ना बाकी है, हर्षवर्धन काल पढ़ना बाकी है, साउथ इंडिया पढ़ना बाकी है। ये कंप्लीट करके अभी हम बहुत जल्दी जो है हमारा हिस्ट्री का पोर्शन कंप्लीट कर देंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और हम मिलते हैं अगले वीडियो में, जो कि हमारा लेक्चर नंबर 8 रहेगा। थैंक यू।